एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट डाईहाइब्रिड क्रॉस और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमने देखी थी। और वहां पर हमने देखा था कि जो पुनीत स्क्वायर बॉक्स है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू द फोर्क लाइन मेथड। ठीक है, बट यहाँ पर हमें कुछ फोर्क लाइन मेथड और उसके बेनिफिट भी देखने हैं। जो फोर्क लाइन मेथड है दैट इज आल्सो नोन एज द ब्रांच डायग्राम मेथड। ठीक है, हम इस मेथड की सहायता से जो जीनोटिपिक रेशियो है वो भी निकाल सकते हैं। ये जो टॉपिक है आपका फोक लाइन मेथड, वो किसी भी बोर्ड एग्जाम या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट समझने के लिए और उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसको समझना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको ये चीज आती है तो आपको रीजन पता चलेगा कि ये रेशियो ऐसे क्यों आने लग रहे डाई हाइब्रिड में। मोनोहाइब्रिड में अगर ये रेशियो थे तो डाई हाइब्रिड में से रेशियो क्या है, तो उन चीजों को समझने के लिए फोक लाइन मेथड काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, जैसे हमने दो चीजें ली थी डाईहाइब्रिड क्रॉस में। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमने दो कैरेक्टर लिए थे। द फर्स्ट वन इज द सीड शेप और दूसरा था सीड कलर। ये दो कैरेक्टर हमने लिए थे। अगर देखो हम इनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते तो हमारे पास में सीड शेप कैसे आते, कैपिटल आर कितना आता, 1/4 आता, 4 में से एक आता। ठीक है, उसके अलावा अगर हम कैपिटल आर स्मॉल आर की बात करें तो कितना आता, ये 2/4 आता, या फिर 1/2 भी लिख सकते हैं। और तीसरा आपका आता स्मॉल आर आता, वो कितना आता, 1/4 आता। कुछ ऐसे निकलता जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो वही आपका 3:1 और यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो 1:2 और 1 निकल के आ जाता। ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार पेज में नहीं दिखाई देता तो छोटे छोटे अपन सेगमेंट में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इनकी जीनोटाइप रहते। इसी तरीके से अगर मैं सीड कलर की अगर मैं बात कर दूं येलो ग्रीन की, तो यहां पर देखो कि टोटली येलो आने में यानी कि कैपिटल वाई आने के कितने चांसेस थे, 1/4। हेट्रोजाइगस जो कंडीशन थी कैपिटल वाई स्मॉल वाई की, वो कितनी थी आपकी, 2/4। और जो तीसरी कंडीशन थी स्मॉल वाई की, वो कितनी रहती, 1/4 रहती। अब ये जो गैमेट है डाईहाइब्रिड में वो इनमें से किसी के साथ भी क्रॉस कर सकता है। ये तो मैं इंडिविजुअली मोनोहाइब्रिड की बात करी थी पहले, ये मोनोहाइब्रिड की है, ये मोनोहाइब्रिड की है। बट ये जो जीनोटाइप है या फिर ये जो जीन है वो इनमें से किसी के साथ भी क्रॉस कर सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन यहां पर भी होती कि ये भी कलर के साथ फ्यूज कर जाता, तो 1/4 कैपिटल वाई, 2/4 कैपिटल वाई स्मॉल वाई और 1/4 आपका स्मॉल वाई आता। ठीक है, ये भी इन तीनों में से किसी के साथ भी फ्यूज कर जाता। और थर्ड वन कंडीशन आ गई आपकी स्मॉल आर के साथ में फ्यूज करने की, जिसकी रेशियो कितना था, 1/4 यानी कि 4 में से एक के अंदर ही आया था। ठीक है, तो इसके साथ में कलर सीड कलर की पॉसिबिलिटी क्या होती, 1/4 आपका था कैपिटल वाई, 2/4 आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई और 1/4 आपका स्मॉल वाई। ठीक है, ये भी इन तीनों में से किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। देखिए एक तरफ मैंने ये किया है इधर, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक तरफ मैंने ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर दिया। अगर इन दोनों को मैं फोर्क लाइन मेथड से मिला दूं तो हमारे पास में कौन सा जाएगा, यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस और उसका रेशियो और साथ में जीनोटाइप भी आ जाएगी। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहा हूँ, फिनोटिपिक रेशियो में आपको बता रहा हूँ, जीनोटिपिक रेशियो भी मैंने आपको बता दिया था 12 4 21 21। और मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था अगर हो सके तो आप फाइंड आउट करना कि एक कौन सा है, दो कौन सा है, एक कौन सा है, दो कौन सा है, चार कौन सा है, ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, वहां पर ये चीज मैंने नहीं बताई थी और मैंने ये बोला था कि ये चीज मैं आपको आगे डील करता हूँ। ठीक है, तो आज वही टाइम है तब हम उन जीनोटाइपिक रेशियो को निकाले कि किसके नंबर 1 थे, किसके 2, किसके 4 और क्या क्या जीनोटाइप थी, वो हमें यहाँ पर देखनी। ये जो कैपिटल आर है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, वो इन तीनों में से किसी भी पॉसिबिलिटी के साथ में जाके ऐड हो सकते हैं। अगर ऐड हो गया तो आने वाली जीनोटाइप की
प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आपको सिंपल सा क्या करना है, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए जैसे 1/4 इसका है और 1/4 इसका है, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 और नीचे 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा किससे? 4 से। तो कितना आ जाएगा? 1/16। तो 1/16 क्या जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ऐसे लिख दूं, एक आ गया। दूसरा हमारे पास में 2 का मल्टीप्लीकेशन किससे करें? 1 से करें, दिखाई दे रहा होगा अभी। 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 से, तो क्या आएगा? 2 आएगा। 4 का मल्टीप्लीकेशन नीचे 4 से, तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो 16 में से 2 जीनोटाइप कैसे दिखाई देगी? जिसके अंदर होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कंडीशन क्लियर है? तीसरे में बताओ क्या आएगा भाई? किसका मल्टीप्लीकेशन करें? 1 का 1 से, तो क्या आएगा? 1 और नीचे 4 का 4 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका? 16 आ जाएगा। अब 16 में से एक बॉक्स ऐसा मिलेगा जिसके अंदर जीनोटाइप कुछ ऐसी रहेगी। क्लियर हो? तो हमारे पास में अभी तक 3 आ चुके हैं और आपको जीनोटाइपिक रेशियो याद होगा कितना आया था? 12 12 4 21 21 ऐसा था। तो यहां पर भी हमें देख लेना कि कैसे आएगा। देखिए अभी इसका 2/4 का कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस करवाना है इन तीनों के साथ में, ये भी किसी के साथ भी जाके जुड़ सकता है। तो इससे डाई हाइब्रिड का रेशियो कैसे मिलेगा वो चीज हम देखते हैं। 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 से 2, 4 का 4 से, तो कितना? 16। ठीक है। और जीनोटाइप क्या जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। दूसरे में क्या जाएगा? 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 से, तो कितना हो गया? 4। इधर ध्यान देना, 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 से, तो कितना? 4 और 4 का 4 से करेंगे तो 16। तो 16 में से 4 बॉक्स ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि 2 हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। और यही कंडीशन क्या रहेगी? आपकी मैक्सिमम नंबर में रहेगी। कई बार पूछ लेते कंपटीशन एग्जाम में 4 जीनोटाइप दे दी, आउट ऑफ दीज 4 जीनोटाइप विच वन विल बी द मैक्सिमम इन नंबर इन F2 जनरेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कौन सी होगी। नहीं है तो आप ऐसे भी निकाल सकते। ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया वैसे मैक्सिमम नंबर इसके होंगे। इसमें कितने आ जाएंगे? 2 को 2 से करोगे तो 2 16, सभी के नीचे 16 आएगा क्योंकि 4 का मल्टीप्लीकेशन 4 से होना है। तो इधर जो जीनोटाइप है वो क्या जाएगी? कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। सेकेंड पॉसिबिलिटी आ गई हमारे पास में, 6 हो चुके अभी तक। अब ये थर्ड मल्टीप्लीकेशन करना है। स्मॉल आर इनमें से किसी के साथ भी फ्यूज कर सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 का 1 से करेंगे तो 1, 4 का 4 से करेंगे 16। जीनोटाइप आपकी स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। दूसरा इसी तरीके से 2 16 जीनोटाइप स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तीसरी 1/16 जीनोटाइप स्मॉल आर स्मॉल वाई, जो सबसे लास्ट वाला बॉक्स था वो। ठीक है। अब ये हमारे पास में नंबर देख सकते हैं किसके कितने कितने आ रहे हैं। कितना है? जितने आपके ऊपर लिखे गए हैं इसमें, है ना, जो भी ऊपर है वो आपका रेशियो को रिप्रेजेंट कर देगा। 1 रेशियो, फिर कितना आ गया बोलो? 2, 1 रेशियो यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 1 तो रेशियो 1, फिर यहाँ पर 2 तो यहाँ पर रेशियो 2 लिख दूं। भाई एक बार स्क्रीन में नहीं आ सकता तो मैं इसे लिखते हुए चल जाए, बाकी रेशियो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अभी लास्ट वाले देखिए, ये 4 आ गया। 4 के बाद में रेशियो 2, उसके बाद में रेशियो 1, उसके बाद में रेशियो 2, उसके बाद में रेशियो 1। तो हमारे पास में वही आ गया 12 12 4 21 21 हमें यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, क्लियर होगा। तो ये है फोर्क लाइन मेथड कि अगर हम मोनोहाइब्रिड को मोनोहाइब्रिड से क्रॉस कर दे तो हमें ये जीनोटाइप मिल जाएगी, जीनोटिपिक रेशियो भी मिल जाएगा। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होगी क्रॉस करने के बाद में, वो सारा कुछ हमें किससे पता चल जाएगा? फोर्क लाइन मेथड से पता चल जाता है। ठीक है, किसी भी बोर्ड एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि फोर्क लाइन मेथड क्या है, बट इसका यूज आप अप्लाई कर सकते हो अपने आप, कहीं पे भी इसकी जीनोटाइप निकालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मेंडलिज्म
यहाँ पर कंप्लीट होता है मेंडलिज्म के बारे में। हमने पढ़ा था प्री मेंडलिज्म जो मेंडल से पहले का था। फिर दूसरा हमने पढ़ा मेंडलिज्म जो भी था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसका रेशो, उसके कौन कौन से लॉज थे, कौन कौन से फेलियर थे, वो सारे किस में आते हैं, मेंडलिज्म में आते हैं। अभी मेंडलिज्म के बाद में जो नया एरा आता है दैट इज पोस्ट मेंडलिज्म एरा। जितना भी काम, जो भी वर्क, जो भी एक्सपेरिमेंट मेंडल के बाद में करे गए, वो सभी एक साथ में क्या कहलाते हैं, दैट इज पोस्ट मेंडेलियन एरा कहलाते हैं। ठीक है, इसमें भी दो तरीके की चीज आएंगी, इंटरजेनिक इंटरेक्शन इन द नॉन, या फिर इंटरजेनिक इंटरेक्शन आई, वो चीज हम देखते हैं। तो नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज पोस्ट मेंडलिज्म एरा। तो नेक्स्ट वन इज द पोस्ट मेंडेलियन एरा। ठीक है, वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो मेंडल के बाद में हुए थे उसको हम पोस्ट मेंडलिज्म एरा के अंदर रख देंगे। तो ऑल दोज एक्सपेरिमेंट और जेनेटिकल वर्क which were performed after Mendel, collectively known as पोस्ट मेंडेलियन। एक साथ में क्या बोल देते हैं उसको, पोस्ट मेंडेलियन बोल देते हैं। ठीक है, पोस्ट मेंडेलियन के अंदर हम दो तरीके के इंटरेक्शन पढ़ सकते हैं। तो पोस्ट मेंडेलियन है टू डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, काफी मेन है ये इंटरेक्शन, कंपटीशन एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों में पूछी जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से इंटरेक्शन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला इंटरेक्शन आ गया आपका इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। इंट्रा वर्ड होता है सेम के लिए, तो पहला आपका आ गया इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। इंट्रा वर्ड होता है फॉर द सेम, तब सेम जीन के बीच में इंटरेक्शन हो, दैट इज द इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। ठीक है, दूसरा है दैट इज इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इंटर मतलब होता है डिफरेंट, है ना। आपने सुना होगा इंटरकास्ट मैरिज, तब अलग अलग कास्ट के बीच में जाती है। तो यहाँ पर इंटरजेनिक इंटरेक्शन, तब इंटरेक्शन हो लेकिन अलग अलग जीन के बीच में, तो आप उसको इंटरजेनिक इंटरेक्शन भी बोलोगे। क्या ये अलील हो गए? अलील तो हम किस में बोलते हैं कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, लेकिन इसमें तो जीन ही अलग अलग है, तो क्या ये आपका एलिलिक इंटरेक्शन कहलाएगा? नहीं। तो दिस मीन इज द नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, तो इसको हम नॉन एलिलिक इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। ठीक है, इसको हम नॉन एलिलिक इंटरेक्शन भी बोल देते हैं क्योंकि जीन कैसे हैं, डिफरेंट है। इसमें जीन कैसे हैं, सेम है, तो ये कैसे हो गया, एलिलिक इंटरेक्शन हो गया। लेकिन एलील कैसे हैं, अलग अलग है, तो इसमें हम बोल सकते हैं अलग अलग के लिए वर्ड आ जाए दैट इज इंटर, लेकिन है तो क्या, एलील तो है, तो इंटर एलिलिक इंटरेक्शन। ठीक है, इंटर एलिलिक इंटरेक्शन। प्लीज लॉजिक समझना, जीन सेम है बट उसके अलील अलग अलग हो सकते हैं, तो सेम के लिए हमने वर्ड यूज करा दैट इज इंट्रा। ठीक है, लेकिन एलील अलग अलग है तो इसके लिए वर्ड यूज किया इंटर। इसमें जीन ही अलग अलग है तो यहाँ पर हमने कर दिया इंटरजेनिक इंटरेक्शन, और अलील तो बनने की बात है ही नहीं, तो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, अब इसके क्या क्या कैरेक्टर हैं, किसमें क्या क्या चीज हम डील करेंगे, वो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, अलील कितने, 2 अलील। ठीक है, और वो भी किसके हैं, ऑफ सेम जीन, 2 अलील है लेकिन जीन सेम ही रहेगा। इसके अलावा उसमें इंटरेक्ट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, इंटरेक्ट प्रोड्यूस।
तब दोनों अलील आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इंटरेक्ट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन भी आएगा, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, फिनोटाइप दिखाई देगी। लेकिन जो फिनोटाइप दिखाई देगी वो क्या होगी, दोनों अलील से या फिर दोनों फिनोटाइप से क्या करेगी, मैच करेगी। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं इन दिस टू allele which belong to same gene, they express phenotypic which are different to Mendelian inheritance। यहां पर जो मेंडल का कॉन्सेप्ट था वो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। मेंडल ने तो ये बोला था कि तब दो अलील आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एक एक्सप्रेस करेगा और एक नहीं करेगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों इक्वली एक्सप्रेस कर भी सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इंटरेक्ट करके एक नई चीज भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेंडल का कॉन्सेप्ट था दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो फेल हो जाता है। तो हमने तब वहां पर देखा था लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, तो हमने बात करी थी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करी थी। तो हमने वहां पर बात करी थी कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है दैट इज नॉन यूनिवर्सल इन नेचर, तो मतलब वो हर कहीं पे एप्लीकेबल नहीं होता है, कहीं कहीं पे वो फेल हो जाता है, काम नहीं आता है, तो यही उसका रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल पढ़ेंगे किस किस के, दो एग्जांपल में। पहला एग्जांपल आ जाए आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए काफी जरूरी है। ठीक है, सेकेंड वन आ जाएगा दैट इज को डोमिनेंस, दोनों बहुत जरूरी है, हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एंड सब्जेक्टिव एग्जाम, दोनों के लिए पूछी जाती है। ठीक है, तो जो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल है, तो यहां पर लिख सकते हैं बोथ एग्जाम्पल्स शो द फेलियर ऑफ Mendelian law of dominance, लॉ ऑफ डोमिनेंस को ये क्या करते हैं, फेल करते हैं, उसके अगेंस्ट में जाते हैं। ठीक है, कैसे जाएंगे, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी देखते हैं। ठीक है, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन की हम बात करेंगे, तो इसमें जीन दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, टू जीन और more than two genes are involved, दो या दो से ज्यादा जीन इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, इसका जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होगा वो कैसे होगा, अलग होगा, वो किसी भी पेरेंट से मैच नहीं करेगा। ठीक है, डिफरेंट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। इवन अगर इसकी बात करें तो यहां पर जितने भी अलील होंगे उनकी लोकाई या फिर लोकस, उनकी पोजीशन कैसे होगी, अलग अलग होगी। तो अलील है डिफरेंट लोकस या फिर लोकाई, कैसे देखिए, ये एक कोई क्रोमोसोम है, यहां पर मान लो जीन हो गया कैपिटल ए। ठीक है, यहां पर मान लो कोई हो गया जीन बी, दोनों की लोकस या फिर दोनों की पोजीशन कैसी है, अलग अलग है। अब मैं बोलूंगी यहां पर जो बी वाला जीन है वो ए के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, या फिर मैं बोल दूं कि ए वाला बी के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, तो दोनों अलील कैसे हो गए, अलग अलग हो गए, तो ये कैसे हो गया, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, और इनकी जो लोकाई है वो भी कैसे हो गई,
अलग अलग हो गई है, ठीक है। बट अगर हम इसमें बात कर दें इन केस ऑफ द इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, तो अलील अलग अलग होंगे बट उनकी लोकस कैसे होगी, सेम होगी, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक जो हमें समझना था। इसके बाद में हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं हमारे, जो काफी जरूरी है, दैट इज लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर पार्शियल डोमिनेंस भी जिसको बोल सकते हैं, तो उस पर आते हैं। तो नेक्स्ट वन इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर पार्शियल डोमिनेंस जिसको बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वन हम बात करेंगे, काफी मेन है भाई ये, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस और आल्सो नोन एज द पार्शियल डोमिनेंस। यानी कि दोनों जीन में से, दोनों एलील में से कोई भी डोमिनेंट नहीं होगा, ना कोई भी रेसिसिव होगा, दोनों का एक्सप्रेशन लगभग हाफ सा ही रहता है। कैसे वो समझते हैं बात। तो ये जो कंप्लीट डोमिनेंस या फिर जो पार्शियल डोमिनेंस है, दैट इज डिस्कवर्ड बाय या फिर डील बाय कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस का नाम सुना था, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म में हमने यहाँ पर बात करी थी, ठीक है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार पहले कि क्या आएगी, फिर उसके बाद में इसके एग्जांपल पे आ जाते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे, एक क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग यानी कि अपोजिट ट्रेट। कॉन्ट्रास्टिंग बताया था अपोजिट, मेंडल ने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को सेलेक्ट किया था, तो सेलेक्ट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो एक क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट यानी कि जिसमें अपोजिट हो, में समटाइम जनरेट ऑफस्प्रिंग ऑफ, ऑफस्प्रिंग संतान, ऑफस्प्रिंग with an intermediate, इंटरमीडिएट का मतलब बीच की कंडीशन, फिनोटाइप कि तब दो पेरेंट्स हैं जिनके अंदर फिनोटाइप अलग अलग है, अपोजिट है, और हमने उनका क्रॉस करवा दिया, तो आने वाली जो जनरेशन होगी वो भी कैसी होगी, इंटरमीडिएट टाइप की होगी, यानी कि दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर वहां पर दिखाई देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में हम आ जाते हैं कि हम किस किस के बारे में बात करेंगे। पहला हम एग्जाम्पल लेंगे अबाउट द मिराबिलिस जलापा। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको कॉमनली बोलते हैं 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं 4 o'clock प्लांट, टाइम से क्या लेना देना इसका। इट शो द फोटोनेसिस मूवमेंट, यानी कि शाम के 4 बजे के आसपास में इसके फ्लोर खिलने स्टार्ट होते हैं, और दिन के टाइम में ये कैसे रहते हैं, क्लोज फॉर्म में रहते हैं। तो इसकी ओपनिंग और क्लोजनिंग सनलाइट के ऊपर डिपेंड करती है। तो शाम को 4 बजे के बाद में ये ब्लूम करना, खिलना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हम सभी देखते हैं, हमारे घरों के आसपास ही रहते हैं, छोटे छोटे फ्लोर होते हैं, कुछ पिंक कलर के ऐसे दिखाई देते हैं, और इसके अंदर से येलोविश कलर के ऐसे सेमन दिखाई देते हैं। तो ये फ्लोवर की शेप होती है किसकी, मिराबिलिस जलापा या फिर 4 o'clock प्लांट की होती है। तो इसका हमने क्या करेक्टर डील किया, दैट वाज द फ्लोवर कलर। हमने फ्लोवर कलर को इसमें डील किया, ठीक है। इसमें 2 टाइप होते हैं, रेड एंड व्हाइट। दूसरा एग्जांपल आ जाएगा आपका एंटीराइनम मेजस। पहला एग्जांपल ये है, और दूसरा एग्जांपल जो हमें डील करना है काफी फेमस है, दैट इज एंटीराइनम मेजस। एंटीराइनम मेजस, जो एंटीराइनम मेजस है दैट इज आल्सो नोन एज द स्नैप ड्रैगन, और आल्सो नोन एज द डॉग फ्लोवर। अब इसको स्नैप ड्रैगन या फिर डॉग फ्लोवर क्यों बोला गया है वो देखते हैं हम। फ्लोवर की जो आगे की शेप होती है
वो डॉग माउथ की जैसी अपीयरेंस देती है, लगभग कुछ ऐसी शेप होती है फ्लोर की, ठीक है। भाई ड्राइंग थोड़ी सी खराब है तो प्लीज एडजस्ट करना, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि ऐसा क्यों बोला गया है। ये तो ये डॉग माउथ की जैसी अपीयरेंस दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन द डॉग फ्लोर। दूसरा क्या है, स्नैपड्रैगन। इस फ्लोर की खास बात ये है कि जैसे ही ये फ्लोर है मान लो, ठीक है, और जैसे ही हम इसको पीछे की तरफ से इधर से प्रेस करेंगे, पीछे की तरफ से प्रेस करेंगे, ऐसे प्रेस किया तो ये क्या करेंगे, खुल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ड्रैगन का माउथ होता है, जो चाइना मिथोलॉजी मानते कि वहां पे ड्रैगन थे, फायर देते थे, तो उसी तरीके से प्रेस करने पर इनका माउथ भी क्या होता है, ओपन होता है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, स्नैप ड्रैगन बोला गया कि तब आप इस फ्लोर को पीछे से प्रेस करोगे तो जैसे ही प्रेस करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, इसलिए इसको स्नैप ड्रैगन फ्लोर भी बोला गया। और इसके फ्लोर की जो शेप है वो डॉग माउथ के जैसे दिखाई देती है, तो इसको डॉग फ्लोर बोला गया, ठीक है। तो हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं किसका, इसमें भी कलर की ही बात करी गई थी, इसमें भी फ्लोर कलर की ही बात करी थी, दोनों के अंदर फ्लोर कलर के बारे में डील किया था। तो हम आ जाते हैं 4 o'clock प्लांट। दोनों के केस में एक में रेड फ्लोर था एक टाइप में, और दूसरी तरफ आता कौन सा, व्हाइट फ्लोर आता है। ध्यान देना, दोनों के केस में रेड और व्हाइट कलर के फ्लोर आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे मिराबिलिस का लिख दो चाहे एंटी रैंडम का लिख दो, दोनों में ये था। तो ये थे पेरेंटल, तो एक रेड फ्लोर वाला प्लांट और एक कैसा था, व्हाइट वाला। तब दोनों को क्रॉस करवाया गया तो F1 प्रोजेनी में हमें मिले कौन से, पिंक मिले। और तब मेंडल के अकॉर्डिंग या तो रेड मिलना चाहिए था या फिर व्हाइट मिलना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। और तब पिंक को पिंक के साथ में क्रॉस करवाया तो यहाँ पर फिर से F2 जनरेशन में रेड भी मिले, कुछ कुछ पिंक भी मिले और कुछ यहाँ पर व्हाइट भी मिले। तो मतलब यहाँ पर लगभग कुछ मेंडल जैसे कैरेक्टर फिर से री अपीयर होने लगे। अब इसका रीजन देखते हैं कि ऐसा है क्यों। देखिए रेड कलर है तो मतलब इसमें पिगमेंट बनाने वाले जो एंजाइम है, जो जीन है वो कैसे हैं, फंक्शनल है। तो जितने ज्यादा एंजाइम फंक्शनल होंगे तो उतने ज्यादा क्या बनेगा, एंथोसाइनिन पिगमेंट बनेगा, और फ्लोर का कलर कैसा हो जाएगा, रेड। तो मतलब जो दोनों के दोनों जीन है वो कैसे हैं, डोमिनेंट नेचर के हैं। तो मैं यहाँ पर कैपिटल आर लिख सकता हूँ। बहुत सारी बुक में यहाँ पर R1 R1 R2 R2 ऐसे लिख रखे हैं, किसी में RR किसी में WW लिख रखा है, बट हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं एक्चुअल। तो दोनों के दोनों जीन डोमिनेंट हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर एंजाइम फंक्शनल होंगे, जिसकी वजह से एंथोसाइनिन पिगमेंट ज्यादा बनेगा और फ्लोर रेड दिखाई देगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कैपिटल आर। तो यहाँ पर नहीं बनेगा भाई, एंथोसाइनिन है ही नहीं, पिगमेंट है ही नहीं, तो फ्लोर कैसे हो गया, यहाँ पर व्हाइट हो गया। तो जिसकी वजह से ये कंडीशन आ गई। अभी आने वाली जनरेशन में इधर क्या होगा, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ गया। अब देखो दो में से सिर्फ एक ही एंजाइम फंक्शनल है, डोमिनेंट है, फंक्शनल है, और एक ऐसा इनएक्टिव। तो क्या एंथोसाइनिन ज्यादा बनेगा, नहीं बनेगा। अभी रेड पिगमेंट जो बन रहा था उसकी अमाउंट हो गई कम, और रेड से जो कम हल्का होता है वो कैसे दिखाई देता है, पिंक दिखाई देता है। तो इस वजह से यहाँ पर कौन सा कलर आ गया, पिंक, क्योंकि ज्यादा रेडिश के लिए दो जीन रेस्पॉन्सिबल थे और यहाँ पर क्या एक है, तो पिंक आया। अभी दूसरा स्टेप, हमने पिंक को पिंक के साथ में क्रॉस कर दिया, यानी कि क्या कर दिया, सेल्फ पोलिनेशन कर दिया। तो यहाँ पर F1 की प्रोजेनी क्या हो गई, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर। और तब F1 को F1 से क्रॉस कर दे तो हमें क्या मिलती है, F2 मिल जाती है। अब F2 में कैसी जनरेशन आएगी वो चीज देखिएगा। हमारे पास में F1 है, चलो मैं इधर समझा देता हूं आपको। F1 हमारे पास में ये है कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। इधर क्या आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक तरफ ये लिख दो और एक तरफ ये लिख दिया। बॉक्सेज फिल करेंगे तो कैपिटल आर, जिसके अंदर दोनों कैपिटल आर होंगे तो कौन सा कलर आएगा बोलो, गिव द रेड कलर। दूसरे में क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर एक डोमिनेंट और एक डिसिसिव है तो कौन सा आएगा बोलो, पिंक आएगा, ठीक है। इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहां पर भी क्या आएगा, पिंक ही आएगा। लास्ट स्मॉल आर एक भी नहीं है तो कौन सा आएगा, व्हाइट आएगा। तो ये था इसका रीजन कि यहां पर रेड दिखाई दे रहा है तो इसकी जीनोटाइप हो गई कैपिटल आर, पिंक में हो गई कैपिटल आर स्मॉल आर, और व्हाइट में हो गई स्मॉल आर हो गई। क्लियर होगा शायद।
अभी यहाँ पर किसके नंबर कितने हैं वो आप इस बॉक्स से देख सकते हो। रेड का नंबर कितना है 1, तो रेड के हम लिए लिख दें 1। पिंक के कितने दिखाई दे रहे हैं आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, तो पिंक का कितना हो गया 2। व्हाइट का कितना है 1, तो यहाँ पर कितना लिख दिया 1। अब ये जो रेशियो आया 1:2:1, ये फिनोटिपिक है जीनोटिपिक बोलो। यहाँ पर ये बात कंफ्यूज करने वाली है कि एक रेड है 2 पिंक है और व्हाइट है, तो ये कौन सा हो गया फिनोटिपिक रेशियो। तो इसका फिनोटिपिक जो रेशियो है दैट इज 1:2:1। दूसरी हम बात करते हैं किसकी, जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं। तो जीन भी आप देख सकते हो, कैपिटल आर का कितना मिला है 1 मिला है, कैपिटल आर स्मॉल आर के कितने मिले हैं 2 मिले हैं, और स्मॉल आर के कितना मिला है 1 मिला है। तो यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो भी क्या आ गया आपका 1:2:1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों कैसे हैं इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो बोथ आर इक्वल, दोनों कैसे हैं इक्वल है। और इसका जो जीनोटिपिक रेशियो है वो मोनोहाइब्रिड के जैसे क्या है सिमिलर है, बट यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो उससे क्या है अलग है। मोनोहाइब्रिड में रेशियो आया था 3:1, यहाँ पर क्या है 1:2:1। ठीक है, तो ये पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ, कॉमन से आपको याद होंगे कि इसका जो जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 और वो मोनोहाइब्रिड का था 1:2:1, दोनों के दोनों क्या है सेम, बट इसका फिनोटिपिक रेशियो और मोनोहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो कैसे होगा अलग होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल किसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जो एग्जांपल था किसका इंटरजेनिक इंटरेक्शन का एग्जांपल था। आई होप क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। आपका जो भी सजेशन हो जो भी कमेंट हो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू।